नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। यह महाराष्ट्र की राजनीति की मैं आज चर्चा करूंगा सीएम एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार डिप्टी सीएम। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें जो है सामने आती है, पढ़ने को भी दिखती है, देखने को मिल रही है। और जब से अजित पवार जी आए हैं सत्ता में, ऐसा लग रहा है कि शिंदे साहब जो है थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर हुए हैं। अब इसमें दोष किसको दिया जाए, कौन इसका जिम्मेदार है, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी छत्ते जी से और जानेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है दिशा किस तरफ चल रही है, सीएम कितने कंफर्टेबल हैं, सीएम का क्या काम करने तरीका में कुछ बदलाव आया है अजित पवार के आने के बाद। सर, आप क्या मानते हैं? सर, कैसे है ना कि जब 2014 से लेके 2019 तक जी, फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे और एक अलग शान शौकत से और डिग्निटी और एफिशिएंसी से सरकार चला रहे थे। जी, तब वन मैन शो थे, ना कोई डिप्टी सीएम, ना कोई कुछ, ना कोई कुछ। नहीं, वो शिवसेना थी, वो भी विरोधी पक्ष नेता की भूमिका में डिप्टी बना सीएम तो उद्धव ने करने नहीं दिया किसी को, जी। क्योंकि उसको डर लगता था उप मुख्यमंत्री कोई अपने में से बन गया तो अपने को डोईजड़ होगा जी, करके नहीं करने देते थे वो। तो सर, कैसे है ना कि मैंने एक बार लिखा था जी, तो मैंने बोला कि उद्धव ठाकरे के रूप में फडणवीस जैसे एक साधु आदमी को मुड़व्याध लग गई है। मराठी में बोला था मुड़व्याध में से आपके हिंदी में बवासीर और हिंदी में पाइल्स। उसकी एक ऐड आती है पेपर में, सहन ही होत नहीं सांगता येत नहीं। तो सहन भी होता नहीं है और बोल भी नहीं सकते। और वो ऐसे तो उसके बारे में मराठी में बहुत सारी कहावतें हैं। इसमें है अवघड जागी दुखणं आणि जावई वो वैद्य। मतलब अभी जमाई आया है आपके घर में, वो वैद्य है, डॉक्टर है, और उसको क्या पता है कि साला मेरे पिछवाड़े में ये प्रॉब्लम लगा है, तो उसको दिखाना पड़ेगा ना वो। तो इसके लिए अवघड जागी दुखणं, ये अवघड जगह ये होती है, अब जावई वो वैद्य। तो सर, मैंने उस समय लिखा था कि फडणवीस के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसे एक चारित्र संपन्न और एक ऐसे एफिशिएंट आदर्श मुख्यमंत्री के जीवन में, और मैंने वहाँ ये भी बोला नियति भी कैसे है देखो कि सब सुख देती है और एक कुछ चीज़ हाथ से ऐसी रख देती है कि जिसकी वजह से वो 100 सुख जो 99 सुख है उनके ऊपर छाया आ जाती है। तो कहीं ना कहीं दाग लग जाती है, दाग लग जाता है, मायूसी आती है, मन अस्वस्थ रहता है। सर, मुड़व्याध जिसको है, ये सर अपने थाना में सुभाष कांगड़े करके एक नेता है, तो उनका मुड़व्याध का 19 बार ऑपरेशन हुआ है। 19 बार? 12 महीने कभी भी सुभाष कानडे को आप मिलेंगे तो उसका चेहरा ऐसा मायूस दिखेगा। अरे काय झालं काय तुला? सर, मुळव्याधीचा त्रास होतो, वो बैठने को भी मुश्किल। वो सर मुळव्याध वाले कुछ है ना, मैं एक बड़े उद्योगपति के पास गया था, तो साला खुर्ची था कम से कम 5 लाख का और उसके ऊपर गाड़ी का टायर निकाल के बैठा तो 500 रुपये का वो भी जुना टायर और उसको लपेट के। मैं देखा, मैं बोला वो क्या है, सलून में बच्चे आते हैं ना तो उनके लिए ऊंची कुर्सी रहती है, हाइट दिया जाता है। मैं बोला साला ये उद्योगपति ऐसा ऊंचा क्यों दिख रहा है मुझे, टेबल से भी ऊपर इसका ये क्यों आ रहा है पेट। तो मैंने बोला सर, आप क्या कुर्सी पे कुर्सी रख के बैठे क्या? तो बोले नहीं, मैं टायर लेके बैठा हूँ। तो मैं बोला टायर? हाँ, बोले उसको जरा एक ये सिलाया हुआ है कवर वगैरह और ये टायर है, क्योंकि मेरा जो ये पिछवाड़ा वो उसमें ऐसा तैरता रहेगा तो ही मैं बैठ सकता हूँ, नहीं तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो पीछे टच होता है तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है उसकी। मेरे को बवासीर है, मुड़व्याध है बोले। मैं बोला सर, आज की तारीख में आप अब्जावधि रुपयों के मालिक हैं, आपकी मर्सिडीज और ये गाड़ियों की ये सब बाहर खड़ी है, ये क्या आप मर्सिडीज में भी टायर लेके बैठे हैं? मुझे क्या करें अनिल? अच्छा, उसमें भी वैसा ही बैठना पड़ता है, अभी क्या करूँ? और बोले ये रात दिन है ना पिंच करता रहता है, तो उसके ऊपर भी जख्म। सर, बवासीर का दुखना तब बढ़ता है तब उसके ऊपर जख्म होता है। सर, मैंने उस समय ऐसा लिखा था कि उद्धव ठाकरे वो बवासीर है, मुड़व्याध है, ऐसे बिंदा अपना बिंदास रहता है, तो बवासीर है 95 14 से 19 तक।
तो वो बवासीर है, और उसके आगे चल के जो लिखा था वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने बोला ये जो होता है उसके ऊपर, मुर्वैत के ऊपर फिशर होता है। फिशर को क्या मतलब है? जखम। जखम। मैं बोला वो जखम संजय राउत है। ऐसा बोला था मैंने कि ये तो मुर्वैत है ही उद्धव फडणवीस साहब के लिए, मगर उसके ऊपर वो छोटी जो जखम होती है सर, उससे और बर्बादी होती है। बिल्कुल, वही तकलीफ देता है ना सबसे ज्यादा। सर वो मुळव्याध एक बार क्या है ना, वो अंदर बाहर करती रहती है। जी। राजीनामे आमच्या खिशात आहेत, राजीनामे आमचे बाहेर आहेत। तुमने ये बोला हमको पसंद नहीं, तुमको ये बोला पसंद नहीं, वो ढूंढन के बाहर आता है ना। जी, जी। तो वो ठीक है था उद्धव का, उसके ऊपर ये फिशर हो गया, तो अंदर बाहर होते समय भी साला तकलीफ। रोज उसका अग्रलेख मतलब फिशर का वो एक और ये, और उसके ऊपर नमक डालने के लिए भी और शिवसैनिक थे। मतलब मुळव्याध उद्धव नाम की, उसके ऊपर फिशर संजय राउत नाम का, और उसके ऊपर डालने वाले और नमक डालने वाले बहुत सारे थे। उसमें ये भी था, अनिल परब वगैरह भी थे। तो सर ऐसा है कि उस जमाने में मुझे बहुत दुख होता था, और एक बार फडणवीस साहब को मैंने बोलने की थोड़ी हिम्मत दिखाई, तो वो उनका चेहरा एकदम ये हो गया, मतलब गिर गया। हाँ गिर गया। वो बोले की तुमच्या कॉमेंट तुमच्यापाशी ठेवा, नाही तो तुम्ही उद्या माझ्या नावावर ही कॉमेंट टाका। हो सकता था ना। तो वो बोले इसके बारे में मैंने कोई कॉमेंट नहीं की है, ऐसा बोला। मगर सर नहीं कॉमेंट करने के बावजूद मैं देख रहा था उनका दर्द क्या है। सर वो सरकार 5 साल में ना ऐसी तेजब पुंज तरह से चलती थी ना कि ये 2019 की निवडणूक में बीजेपी को अपने ऊपर बहुमत मिलता था, उनको शिवसेना के साथ जाने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो गलती की, बहुत बड़ी गलती हो गई वो गलती। सर शिवसेना का कोरोना हो गया उनको करके 19 साल में वो ये हो गया, नहीं तो वो अपने अपने बलबूते पर आ सकते थे। और मेरा एक दोस्त है, सीनियर दोस्त है, मैं उसको हमेशा सलाम करके ही बोलता हूँ, बहुत से कर। सर उसने फडणवीस को बोला था कि आप चुनाव साथ में मत लड़ो, आप अकेले लड़ो, आप पूरे चुन के आएंगे। और फडणवीस ने बाद में ये एक फंक्शन में बोला कि बहुत उर्सेकर हमको बोलते थे कि तुम अकेले लड़ो, चुन के आओगे और तुम्हारी सत्ता निर्विवाद आएगी, ये मुळव्याध लेके घूमने की जरूरत नहीं तुम्हें। बिल्कुल। तो अभी ऐसा है कि अब क्या करेंगे? आपके रूप आगे नहीं। अभी अजीत दादा पवार ने फडणवीस का वो छोड़ो, अभी वो मुद्दा जरा बाजू में रखिए। अब याद है ना जो मुद्दा आज का अपना टाइटल वाला है वो। सर कैसे है ना, शिंदे साहब एक सीधे साधे आदमी है, मैं उनको सामान्य माणसांचा असामान्य सिर्फ काम से काम मतलब रखते हैं, 24 घंटे काम ही काम। वो देखो, वो उनका दिल लगा है लोगों से जी। वो चाहते कि लोगों को मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं, जितना उनका कल्याण कर सकूं, उतना मुझे करना है। और उससे अगर मुझे अगली बार चांस मिलता है नहीं मिलता है वो बात की बात है, पहले लोगों का दुआ मुझे मिलना चाहिए। वो दवा लेके घूम रहे हैं और दुआ लोगों की ले रहे हैं, मगर वो उनकी जो दवा है ये साले ये बवासीर पे चलती नहीं है। अजीत दादा पवार नाम के वो मुळव्याध ऐसी हो गई है, और उसके ऊपर अजीत दादा के बवासीर के ऊपर मुळव्याध भी है, मुळव्याध के ऊपर फिशर भी है। फिशर कौन है इसमें? वहाँ संजय राउत है। यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको? मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। सर वो खासदार है ना अमोल कोले, वो फिशर है इसका। वो अमोल कोले जो है वो इसके तो मिटकरी जो है वो नमक है। अच्छा। अमोल मिटकरी नमक है। अमोल कोले पवार साहब के साथ में है ना? हाँ वो पवार साहब के साथ में है, मगर वो जो बोलता है वो अजीत दादा को बढ़ावा देने वाला बोलता है, और मिटकरी है वो भी वैसा ही करता है। वो वहां होके सर नमक कहीं से भी छिड़का जा सकता है, वो छिड़कता ही है, इसके साथ नहीं होते भी छिड़कता ही है। अमोल कोले अजीत दादा को उकसाता रहता है, बड़प्पन इनका करते करते इसको उकसाता रहता है जी। तो इसके लिए मैं उसका फिशर बोल रहा हूँ उसको, मुझे मालूम है वो सर देखो कि अजीत दादा, मैं पहले ही बोला था कि अजीत दादा का स्वभाव ऐसा है सर, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं उनको ये अजीत दादा ऐसे बैठे हैं जी, और उनका चेहरा है ना हमेशा ऐसा लगता है कि या तो 2-4 दिन में उनको संडास नहीं हुई है, वो बद्धकोष्ठ है उनका चेहरे पे पूरा, या तो ऐसा हुआ है कि अभी अभी कहीं से झगड़ा करके ही आए हैं। ऐसा ही हमेशा तीव्र ऐसा ही रहता है चेहरा।
एकदम ऐसा, मतलब ऐसा रहता है। तो उन्होंने शिंदे साहब को बोला, मुख्यमंत्री है तुम्हारे, जी और तुम्हारे बारामती में अगर कहीं कुछ घटना हुई और तुमको बोला कि ये क्यों हुआ, आप तो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि खेती में पानी की कमी पड़ी तो आप बोले क्या मैं जाके मुतूं क्या? हाँ, पेशाब करूं क्या? मैं पेशाब करूं क्या? ये तो आपकी भाषा है। तो आपको अगर गुस्सा आता है कि भाई तुम्हारे यहाँ पानी नहीं आया तो आप बोलते क्या मैं पेशाब करूं क्या? इतनी तो आपकी ये है। जी हाँ, और आप एकनाथ शिंदे जी को बोलते हैं कि आपके भाई इलाके में आपके हॉस्पिटल- इलाका नहीं, आपके थाने में ये क्यों हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र में हो ही नहीं रहा है। जी। मैं अजीत दादा को आज चैलेंज देता हूँ, जी। 1 लाख रुपए की पैज लगा के, वो पूरे महाराष्ट्र में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स है जी उनमें कितने मृत्यु पिछले 30 दिन में हुए, पूरा डिटेल दे। दे दो हमको आंकड़ा दे दो, हर एक हॉस्पिटल का दे दो। मैं तो बोलता हूँ प्राइवेट के भी दे दो। जी सर हमारे यहाँ भी एक हॉस्पिटल है, आप नाम मत लो, नहीं। क्योंकि वो तुरंत खटला करेंगे। सर खटला करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज एक और खटले की बात करूंगा आपसे। जी सर मगर हाँ। अजीत दादा को मैं चैलेंज देता हूँ 1 लाख रुपए का, आप सभी महाराष्ट्र के हॉस्पिटल का ये निकालो और थाना के हॉस्पिटल का निकालो। सर कितने लोग मरते हैं, कितने कहाँ ये होता है, और आप शानपना करते हैं, मुख्यमंत्री को पूछते हैं। जी ये आपकी हिम्मत? अरे उप मुख्यमंत्री है, अपने औकात में रहो। उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की ओर देख के तुमच्या ठाण्यातच कसे काय एवढे मृत्यू होतात? अरे कल अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, किधर कुछ हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? बारामती मध्ये तो क्या मुख्यमंत्री आपको पूछना चाहिए तुमच्या बारामतीतच कसं होतं? हाँ, बिल्कुल ऐसा पूछना चाहिए? मुख्यमंत्री सर कभी नहीं पूछेंगे, वो बोलेंगे ये महाराष्ट्र है। उन्होंने सही जवाब सर ऐसा तान के दिया है ना उन्होंने, जी। वो बोले मैं सिर्फ थाना का मुख्यमंत्री नहीं हूं, महाराष्ट्र मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूं। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मैं मेरी समझता हूं, महाराष्ट्र में कहीं भी कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। थाना की सही बात जवाब तो दिया। है ही, सही जवाब दिया। थाना का तो मैं जिम्मेदार हूं ही, पर पूरे महाराष्ट्र में भी कहीं मृत्यु होती है तो मैं जिम्मेदार हूं। ये सर सही सवाल एक सज्जन आदमी का था, बिल्कुल ये एक दुर्जन आदमी का सवाल था जिसके सर में गैस भरा हुआ है पूरा। सिर्फ कुर्सी दिख रही है, एक कुर्सी दिख रही है, वो तो उसको बाप जन्म में नहीं मिलेगी। मैं लिख के देता हूं आपको, चलो उसके ऊपर भी 1 लाख। अजित पवार जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ना कोई बनने देगा। सर ऐसे हुकुमशाह जो मुख्यमंत्री का अपमान करता है उसको कौन लेगा अपने ऊपर, सर के ऊपर बोझ लेगा इसका? ये तो विक्रम और वेताल का वेताल हो गया है सर, ये हमारा शिंदे साहब हो गया विक्रम विक्रम। विक्रम 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 वेताल वेताल वेताल, ये तो वेताल बाबा हो गया। अजित दादा उसके गले पे ऐसा बैठा है और बोलता है माझ्या प्रश्नाची उत्तर दे, दिलीस तर मरशील नाही, दिलीस काय तुझे त्याचे तुकडे होऊन पडतील। ऐसा हो गया, ये विक्रम और वेताल की कहानी शुरू हो गई महाराष्ट्र में। ये वेताल को हटाना पड़ेगा भाई, दूसरे भी 9 लोग हैं, उनमें से किसी को उप मुख्यमंत्री की नौबत आ जाएगी। हाँ और सर मैं भविष्य देता हूं, शिंदे साहब को ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपना अजीत दादा। शिंदे साहब के दिमाग में अगर गर्मी पैदा हुई ना तो सरकार गिरा सकते हैं। भले को बीजेपी और ये तुम्हारे साथ में रहेंगे तो भी सरकार गिरा के दिखाएंगे, बोलता हूं मैं। उसका एक राज है, अभी आज खोलेंगे नहीं क्योंकि अपने को क्या है ना, शिंदे साहब को भी संभल के लेना है। शिंदे साहब की ताकत क्या है अपने को मालूम है। और सर वो अजीत दादा को जिस दिन तय करेंगे ना कि अजीत दादा जरा ज्यादा ही कर रहे हैं जी, तो उस दिन से अजीत दादा की इंक्वायरी ईडी के मार्फत फिर से शुरू हो सकती है। इतनी ताकत इनकी अमित शाह जी के साथ है। वो बोलेंगे आपने ये जो भेजा है ये वेताल, ये मेरे को तकलीफ दे रहा है। एक और चेटकिन भी है मगर उसका नाम आज नहीं लेंगे जी नहीं, उसको क्यों नहीं, वो निषेध तुरंत चालू हो जाएगा। अपने को आज अजीत दादा को ही पूछना है कि भाई आपका वेताल है क्या? हाँ? आप पूछते हैं इनको, मुख्यमंत्री को, अपना इतना औद्धत्य हो गया आप में, क्या कमाल के है। अरे जूनियर हो, क्या बात करते हैं। और आपके जो साथ में लोग आए हुए हैं ना, हाँ? वो भी अभी 2 डगरों पर पाया रख के चल रहे हैं। और तुम शरद पवार साहब को जब मिलते हो ना तो छोटे हो जाते हो। तुम बाहर इतना छाती फुला के घूमते हो, ऐसा ऐसा चलते हो, हाँ? और चेहरे पे हमेशा एक प्रकार का शिकन रहता है सर उनका। जी चेहरा कभी मानवी रहता ही नहीं उनका।
ऐसा लगता है इन्होंने एक मुखौटा धारण किया है विलन का। ये महाराष्ट्र का विलन हो रहे हैं। कौन? अजीत दादा महाराष्ट्र के विलन। ये हमारा हीरो है शिंदे। ये जयवीरू की जोड़ी थी फडणवीस और इनकी, बहुत अच्छी जोड़ी थी। इसमें ये गब्बर सिंह आ गया है हाँ। और हमारे बाकी जो है वो इतना सन्नाटा क्यों है भाई, करने वाले बहुत हो गए। बिल्कुल। इनके मंत्रिमंडल में इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ऐसे करने वाले ही लोग ज्यादा हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि उनका बेटा ही गया है जी। सर ये गब्बर सिंह हो या बेताल हो, ये शिंदे साहब भी असल मर्द मराठा है, मर्द मराठा है। वो एक दिन ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि फडणवीस भी उनको बोलेंगे कि भाई सर ऐसा होता है ना, रहने दो। हाँ जाने दो, माफ करो। मैं उनसे, उनकी ओर से माफी मांगता हूँ सर। मैं तो एक सुझाव देता हूँ फडणवीस सर, शिंदे सर, ये अजीत दादा को ना आप साथ में लेके जाना ही बंद करो। सरकार तुमच्या दारी आणि वेताळ तुमच्या घरी, ये बंद ही करो। तो उसको साथ में लेके ही जाना बंद करो, उसका वैल्यूएशन आपआप कम हो जाएगा। आप उसको साथ में लेते, वो सर क्या नौराबाई को साथ, हमारे इसमें एक करौली रहती है जी। करौली जानते हैं आप उसको, बहन होती है इसकी, हाँ, उसको साथ में लेके घूमते हैं। ये करौली हो गया है, मगर ये करौली साले एक मंगेश पाडगांवकर की बहुत सुंदर कविता है मराठी में, मगर लोग समझते सर, लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी हिंदी और मराठी ऐसी मिक्स हो गई है कि हम मराठी समझने लगे। चलो, एक होती करौली, ती लग्नात हरवली। एक होती करौली, मतलब वो बहन थी, वो लग्नात हरवली, म्हणजे ती मिल नाही रही थी। एवढ्या सगळ्या गडबडीत नवऱ्याने हाउस पुरवली मतलब वो जो नवरा था उसका, उसने उससे टाका मिला दिया, वो ऐसी करौली है हमारी। तो अजीत दादा, आपको मंत्रिमंडल में अगर शांति से रहना तो दूसरों को शांति देना सीखो। देखो, आईना होता है राजनीति जी। आप अगर टेढ़ा मेढ़ा चेहरा करके आईने में देखोगे, टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा तो आपको टेढ़ा मेढ़ा देखेगा। और शिंदे साहब मर्द है, वो सब एक उधर एक नामर्द है, किधर अभी नाम नहीं लेना, मैं संकेत कर रहा हूँ जी। जिसको बार बार बोलना पड़ता है मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ। ऐसा करता है कि नहीं? ऐसा करता है ना? जी। उसको बोलना पड़ता है और दूसरों को बोलना पड़ता है तुम नामर्द हो, तुम नामर्द हो। सर, जो मर्द होता है उसको कभी भी बोलना नहीं पड़ता है कि मैं मर्द हूँ, नहीं पढ़ना पड़ता है सर। उसको देखते ही पता चलता है ये मर्द है। मर्द आदमी को बोलना नहीं पड़ता कि मैं मर्द है, मैं मर्द है ऐसा नहीं बोलना पड़ता है। वो मर्द है, दिखता है ऊपर से नीचे तक सब जगह दिखता है, उसका वर्तन दिखता है, उसका बॉडी लैंग्वेज दिखता है, वो मर्द मर्द होता है। ये शिंदे साहब जो है ना, वो अभी वो किसके तरह से बिहेव करते हैं, वो ऐतिहासिक पात्र का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि ये हमारे लोग आजकल दूसरी कंट्रोवर्सी करते हैं, मगर सर शिंदे साहब के ऊपर साथ में जो लोग हैं उनमें से कुछ है स्वार्थी, उनको मैं ना नहीं बोलता हूँ। वो पोपटाला येतं त्या अर्जुनाला जसा पोपटाचा डोळा दिसत होता, जैसे कुछ लोग हैं शिंदे साहब के साथ भी जो उनको वो पोपटाचा डोळा मतलब वो कुर्सी का चेयर दिखता है खाली, ऐसे भी है। बाकी उनको कुछ दुनिया में दिखता नहीं है, तो उनको छोड़ो। मगर सर आम आदमी भी जा रहा है उनके साथ, कार्यकर्ता जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, उद्धव को सब छोड़ के सर और भी जाने वाले हैं। मैंने परसों बोला, उस दिन नहीं हुआ मगर कभी भी हो सकता है। सर अभी ऐसा है कि उद्धव नाम का सूर्य अस्तंगत हो रहा है, आदित्य नाम का चंद्र उसके पीछे पीछे डूब रहा है वो दोनों ही ये हो रहे हैं। अभी शरद पवार साहब जो है सर, उन्होंने एक बोला है, मैं अभी आपके यहाँ बहुत सारी बातें मेरे को, आप सामने बैठते तो मालूम नहीं मुझे क्या होता है, लोग भी बोलते हैं और तुम्हारा अकेले के इससे ज्यादा तुम इनके साथ खुल जाते हो। सर परसों क्या हुआ है, शरद पवार ने बोला है कि हम मेरा फोटो यूज करने के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, अजीत दादा मेरे को यूज नहीं करना चाहिए। सर मैं तो बोलता हूँ, संजय राउत उसको बोल रहा हूँ, संजय तुम भी एक आइडिया करो ना, तुम कोर्ट में जाओ और बोलो कि बाला साहब का फोटो ये नहीं यूज करें। क्या बीजेपी नहीं, ये अपना शिंदे साहब, अच्छा हो जाएगा, रास्ता क्लियर, रास्ता क्लियर। अभी क्या है ना, मजबूरी है, दिखाना ही पड़ता है। तो कोर्ट से ऑर्डर अगर आ गया
कि भाई इनका तुम नहीं यूज कर सकते, या यूज कर सकते अपने पास दिघे साहब है, अपने पास शिंदे साहब है, उनका लगाएंगे, बाला साहब नहीं लगाएंगे, एक ऐसा चिन्ह लगाएंगे चाहिए तो कर सकते हैं। मगर उसमें दिक्कत है सर, वो संजय ने मुझे बोली है। हाँ। आज और एक गोप्यस्फोट कर देता हूं। चलो जी। बहुत बड़ा। मैंने संजय को जब बोला, ये आपसे बोलता हो तो संजय से भी बोलता ही हो ना, संजय को मैंने बोला की संजय कोर्टात जा आणि बाळासाहेबांचा फोटो लावायला बंदी कर। तो बोला अनिल प्रॉब्लेम आहे। म्हणजे काय आहे? तो म्हणे शरद पवार साहब स्वतः हयात है और बाला साहब को महाराष्ट्र सरकार ने जब ये 2.5 साल का हमारा ये था जी। तब राष्ट्र पुरुष करके महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में ठहराव करके घोषित किया है। एक बार हमने उनको राष्ट्र पुरुष घोषित किया तो वो सबके हो गए। अभी उनका फोटो के लिए मनाही का हुक्म हम कोर्ट से नहीं ले सकते। साहब तो बाला साहब का फोटो यूज करना उनको अलाउड है, ये नहीं जाके नहीं रोक सकते उनको। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी शिंदे साहब को ना धीरे धीरे दिघे साहब का फोटो ही यूज करना चाहिए था, क्योंकि एक लास्ट सेंटेंस करके खत्म करता हूँ। उसका खुलासा हमने थोड़ा किया है कल धर्मवीर के इसमें। दोस्तों धर्मवीर जो कल हमने वीडियो किया है वो जरूर देखो। दिघे साहब और बाला साहब में कितना ये था, तो ठहरो शब्द मुझे अंतर था। चलो छोटा छोटा ये करते हैं, मैं तो विद्वेष बोलने वाला था मगर अंतर था। तो वो आप कल का वीडियो जरूर देखो, धर्मवीर करके जो है, धर्मवीर पार्ट 2 के ऊपर आपको धक्कादायक मालूमात होगी। तो सर दिघे साहब का फोटो काफ़ी है अपने लिए और शिंदे साहब के लिए भी काफ़ी है। शिंदे साहब का फोटो भी लगा के आप चला सकते हैं, किसी के फोटो की आपको ज़रूरत नहीं है। बाला साहब सर मैं अभी आपको सर कह रहे कितना मिनट दे रहा है? हो 21 मिनट हुए हैं ये चल रहा है। ठीक है आधा मिनट देता हूँ सर। मैंने कल एक जगह बोल दिया, ये हमारे शिंदे गुट के एक नेता को मैं बोला तुम ना उद्धव बाला साहब ठाकरे बोलना बंद करो। उल्टा ऐसा बोलो कि उद्धव बाला साहब ठाकरे हम नहीं बोलेंगे, उद्धव ठाकरे ही बोलेंगे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का बायोलॉजिकल फादर वो होने के बावजूद बाला साहब का एक भी गुण उनमें नहीं है, तो उनको बाला साहब नाम लगाने का ही अधिकार नहीं है। हम उनको बाला साहब ठाकरे बोलेंगे नहीं, उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनको उद्धव ठाकरे ही बोलेंगे, ऐसा बोला है। और बोला तुम उद्धव ठाकरे ही बोलो, उद्धव बाला साहब ठाकरे बोलो भी मत, उभा ठाकरे मत बोलो, उठा उठा बोलो, क्योंकि उसको जरूरत उसने यही बोलने की उठा उठा उठा, वो बैठा है बैठा है। चलो सर आज बहुत हो गया, बहुत हंगामा मचा दिया हमने। अजीत दादा सुधरो। जाते जाते एक सवाल सही थोड़ा पूछना है। जी आपके ऊपर कोई नोटिस आई थी, उसका जिक्र करने वाले थे। आप इतना बोलते हो तो नोटिस आना ही है सर। वो एक बहुत बड़े, अभी आप नाम मत लो जी, क्योंकि उसमें ना थोड़ा गड़बड़ ऐसा हुआ है जी कि मेरे को किसी की नोटिस आई, बहुत बड़े आदमी की 100 नोटिस करोड़ आई, मानहानि, 100 करोड़ मानहानि की आई। एकदम ओके। मैंने जिसके ऊपर एक जबरदस्त वीडियो बनाया था, मगर सर कैसे है ना मेरा गुडविल भी बहुत जी, तो उसकी कोई सीमा नहीं। तो महाराष्ट्र की क्या बोल रहा हूँ, उनका पद बोलूँ तो सर मेरी पोल खुल जाएगी। तो महाराष्ट्र के बहुत श्रेष्ठ और ज्येष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पक्ष से मेरे से प्यार है उनका। तो उनको जब मैंने बताया कि ऐसी एक नोटिस आई है मुझे, लव लेटर है वो, 100 करोड़ का ये कर रहे हैं, तो बोले ठीक है मैं बोलूँगी तो पूरे कहीं होना नहीं। तो सर अभी मेरे को मैसेज आया है, नोटिस आई है, मगर आगे कुछ नहीं होने वाला। तो मैं तो कोर्ट में मैटर मेरा नहीं जाएगा, ऐसा आया है। तो वो आदमी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जिन्होंने नोटिस दी उनके बारे में भी मेरी अभी शिकायत नहीं है जी, क्योंकि वो उसमें अलग अलग नए संशोधन हुए हैं। और जो संशोधन हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री गृह खाते ने मान्य किए हैं और उनको भी क्लीन चिट दी है। तो क्लीन चिट अगर गवर्नमेंट ही देती है तो अपने को मान्य करनी पड़ती है। तो चलो अभी इतना ही छोड़ देते हैं, सस्पेंस रखते हैं। मगर और भी एक नोटिस सर आने वाली है, वो आने के बाद हंगामा करेंगे हम। क्या बात। चलो धन्यवाद सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।